हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है एक स्टार्टअप की जो कि हमारे खून से माइक्रो प्लास्टिक्स निकाल रही है। हम जो भी खाने की चीजें खाते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें प्लास्टिक के अंदर आती है। चाहे आप चिप्स खाते हो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके कुछ मंगाते हो तो सब कुछ जो डब्बे में पैक होके आता है उसका प्लास्टिक कहीं ना कहीं उस खाने में जाता है और वो खाना जब हम खाते हैं तो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो माइक्रो प्लास्टिक घूम रहा है। कुछ टाइम पहले रिसर्च हुई थी जहां पे ये चीज कंफर्म करी गई थी। अब स्टार्टअप इसी के ऊपर कैपिटलाइज कर रही है जहां पर एक तरह से आपको जाना है, एडमिट टाइप्स होना है, आराम से पिक्चर देखो, सो जाओ, कुछ भी काम करो, वो आप पे मशीन लगाएगी और आपका खून साफ कर देगी। माइक्रो प्लास्टिक्स, पीएफएस, पेस्टिसाइड सब कुछ आपकी ब्लड स्ट्रीम से ये फिल्टर आउट करेगी। ऐसा इनका कहना है ये कराने से जो कोविड के साइड इफेक्ट्स क्रिएट हुए, जो लोगों के दिमाग में ब्रेन फॉग आ जाती है। ब्रेन फॉग का मतलब क्या होता है? दिमाग काम नहीं कर रहा होता, एकदम दिमाग अजीब सा हो जाता है, या फिर शरीर में बहुत कांस्टेंट थकान रहती है। वो सारी चीजें से सॉल्व हो सकती है। ऑल्दो अभी तो कोई क्लिनिकल टेस्ट नहीं है, इस पे कोई रिसर्च नहीं कंडक्ट करी गई, बट स्टार्टअप्स के ऐसे क्लेम है। सुनने में तो चीज अच्छी लग रही है, प्राइस देखना पड़ेगा क्या वो हर एक के लिए अफोर्डेबल है या फिर नहीं है। बाकी चाइना की बात करके चले तो वहां पर अब ब्रेन इम्प्लांट बहुत तेजी से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल्स जल्दी ही शुरू हो सकते हैं। चाइना का एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोजेक्ट है, बी नाउ नंबर 1 करके, वो बहुत एडवांस स्टेजेस के ऊपर पहुंच गया है। प्लान ये है 2025 के एंड तक 13 लोगों के दिमाग में चिप इम्प्लांट कर दी जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये स्टेट बैक्ड है, मतलब गवर्नमेंट इसको बैक कर रही है, स्टार्टअप यहाँ पर इन्वॉल्व है, रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्लान चल रहा है। इनका कहना है 3 पेशेंट्स के अंदर सक्सेसफुली इम्प्लांट कर दिया गया है, 50 और पेशेंट में 2026 तक किया जाएगा। उसके बाद में रेगुलेटरी अप्रूवल आ जाएगा और ये सबके दिमाग में लगा सकेंगे चिप। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ब्रेन चिप कितनी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। आपके ब्रेन के अंदर एक चिप लग गई है, मतलब आपका ब्रेन कंप्यूटर से जुड़ गया है। अब उससे कुछ भी आप करा सकते हो। मैट्रिक्स मूवी देखिए, उसके अंदर क्या होता है? वो कहता है मुझे जूडो कराटे आ जाओ, जूडो कराटे आ जाते हैं। वो कहता है भाई मुझे खाना बनाना आ जाए, खाना बनाया जाता है। ऐसा ही होगा कि आप बस सोचोगे मुझे केक बनाना है, ये वाला मेरे घर पे ये पड़ा है, अपने आप ही आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आती रहेगी और आप वो कर जाओगे। बढ़िया चीज है भाई ये। बट यहाँ पर सवाल ये निकल के आता है, अगर ये हैक हो गया तो क्या होगा? आपके दिमाग के अंदर गलत इंफॉर्मेशन भी डाली जा सकती है। आपके दिमाग को हैक करके आपसे कुछ ऐसे काम करवाए जा सकते हैं जो कि शायद आपने कभी करने का सोचा भी ना हो। ऐसे ऐसे थॉट्स डाले जाए। पॉलिटिक्स कितना खतरनाक तरीके से यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। तो जितना टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है उतनी खतरनाक सी भी लगती है अगर समझा जाए तो। बाकी यूएस साइंटिस्ट ने स्मॉलेस्ट पेस मेकर डेवलप कर लिए जो कि 1 mm थिक होने वाला है। मतलब इतना चावल का दाना मान लो वैसा वाला, उससे भी छोटा, इनफैक्ट पतला वाला चावल से भी छोटा। इतना छोटा पेसमेकर। पेसमेकर नॉर्मली बड़ी डिवाइस होती है। अब जिनको नहीं पता पेसमेकर क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि दिल पे लगाई जाती है, जिसकी वजह से जिन लोगों को हार्ट के इश्यूज होते हैं, जिनकी बीट्स ढंग से काम नहीं करती, उनकी ये मदद करता है। तो अगर ये छोटा हो जाएगा और कहा जा रहा है ऑपरेशन के बाद में इंस्टेंट किसी को लगाना हो तो लगाया जा सकता है और ये खून में डिसॉल्व भी हो जाएगा। तो 1 mm पतला, 3.5 mm छोटा पेसमेकर इंजेक्ट कर दिया जाएगा आपके अंदर और आपके दिल के अंदर वो चला जाएगा, मतलब दिल के पास चला जाएगा। पावर कहा जा रहा है वो आपके खून में जो फ्लो है ना, उसी से ही पावर लेगा और उसी से चार्ज होगा। एक्सटर्नल डिवाइस लगानी पड़ेगी जिससे सब कुछ होता रहे। देखो टेक्नोलॉजी में ना एक बहुत बड़ी चीज है जिसको हम कहते हैं मिनिचराइजेशन। मिनिचराइजेशन का मतलब हमारे पास में डीएसएलआर कैमरे थे, अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ डीएसएलआर कैमरे से यूज कर रहा हूँ, बट अगर मैं अच्छी लाइटनिंग कंडीशन रखता हूं तो आज मैं एक छोटे फोन से भी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। तो मतलब क्या हुआ, हमने कैमरे का मिनिएचराइजेशन कर दिया। अभी के टाइम पे एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत फैसिनेटेड हूं, वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर विदाउट एनी प्रिकिंग। नॉर्मली अगर आपने कभी ब्लड टेस्ट वगैरह कराया हो तो घर पे मशीन जो होती है उसमें सुई मारते हैं, एक स्ट्रिप में डालते हैं, उस स्ट्रिप में डालते हैं, आपका खून पता लगा लेती है कि आपका शुगर लेवल कितना है। अब मान के चलो नॉन प्रिकिंग से हो रहा है, आपके स्वेट से या किसी और डेटा से वो जान पा रहा है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना है। तो ये चीज पॉसिबल हो गई है अभी के टाइम पे, नॉन प्रिकिंग। बट वो डिवाइसेस बड़ी है, उसको मिनिचराइज करके प्लान चल रहा है घड़ी में लाने का। 1 साल, 2 साल, 3 साल डाउन द लाइन
हो सकता है एप्पल जैसी डिवाइसेस या फिर शायद सैमसंग जैसे डिवाइसेस में हम ये चीज देखें। एआई की वजह से आप चीजों को और बेटर तरीके से कैलिब्रेट कर पाओगे आज के टाइम पे। तो आप समझो, आपने घड़ी पहन रखी है, घड़ी आपका ऑक्सीजन भी देख रही है कि आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर कितना ऑक्सीजन है। घड़ी ये भी देख रही है कि भाई आपका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। आपका ब्लड प्रेशर भी आज के टाइम पे घड़ी नापने लग गई है। साथ में मतलब ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि सही तरीके से ब्लड प्रेशर नापा जा रहा है, नहीं नापा जा रहा, पर बहुत सारी घड़ियों में आने लग गया है। उसके बाद में अब शुगर का लेवल भी आने लग गया। तो आप समझो, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपका शुगर बढ़ रहा है, आपके हार्ट के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीजें ट्रैक हो सकती है। तो किसी को बीमार होने से पहले वो प्रेडिक्ट कर पाएगी घड़ी, कि उसको पता है पास्ट में जब बंदा बीमार होने वाला होता था तो उस टाइम पे उसका बॉडी टेम्परेचर, मैं भूल गया, बॉडी टेम्परेचर सेंसर भी अब घड़ी के अंदर आने लग गए। तो उसका बॉडी टेम्परेचर ऐसा होता था, उसका शुगर लेवल ये होता था, उसका बीपी ये होता था, उसका ये होता था। तो जब भी ये वाला डेटा आता है तब बंदा ऐसा हो जाता है। जब भी ये डेटा इस तरीके से बंदे का बिहेव करता है तो हाई चांसेस है बंदे को ये वाली डिसीज हो सकती है। ये होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मुझे लगता है ग्लूकोमीटर इस पूरी गेम का जो एक छोटा बिल्डिंग ब्लॉक बच गया है वो है। तो हमको क्या करना होगा, महीने 1.5 महीने में एक टेस्ट करवाना होगा। वो टेस्ट करा के और सारा का सारा एक ऐप में डेटा चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास घड़ी होगी, वो घड़ी से लाइव डेटा उस ऐप के अंदर जा रहा होगा और वहां पे हमारे बारे में सब कुछ बताया जा रहा होगा। ये हम स्टार्टअप्स देखेंगे। बस ग्लूकोमीटर आने दो, तब देखेंगे। क्या पता मैं ही शुरू कर दूं। बाकी टेक्नोलॉजी के मिसयूज की एक और कहानी बताता हूँ। चैट जीपीटी का जो नया वर्जन आया है वो बहुत ही खतरनाक है भाई इमेज जनरेशन के अंदर। मतलब मैं पर्सनली बहुत सारी इमेजेस जनरेट करके देख रहा हूँ। अब देखो भाई किस किस लेवल की चीजें कर रहा है। हमने बुक्स के कवर जनरेट करके देखे, टेक्स्ट देखो एकदम परफेक्टली क्रिएट करके दे रहा है। हमने कोला वॉर की इमेज जनरेट करके देखी, अब देखो क्या क्या चीजें जनरेट करी है। डाली थोड़ा वीक है इनका वीडियो जनरेशन, तो हमने वीडियो के अंदर वही फोटो देख के अलग अलग चीजें करके देखी, तो वो डांस ही कर रहा है बंदा। बट मेरे हिसाब से इमेज जनरेशन तो एक लेवल तक पहुंच ही गई है। अब लोग इमेज जनरेशन का मिसयूज पता कैसे कर रहे हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए। मतलब किसी की गाड़ी एकदम सही खड़ी है, उसने चैट जीपीटी को फोटो दी और उसको बोला कि भाई यहाँ पे डेंट ऐड कर दे। वो गाड़ी के ऊपर डेंट ऐड करके फोटो दे रहा है। अब वो क्लेम वाली ऐप के अंदर डाल रहे हैं कि भाई देखो मेरी गाड़ी में यहाँ पे डेंट आ गया है, एक्सीडेंट हो गया है, भाई मेरे को क्लेम ला दो। बिल विल जनरेट करके काम कर रहे हैं। सही नहीं है ना। सेल्स वाले लोग क्या कर रहे हैं, फेक बिल रिसिप्ट दिखा रहे हैं। सेल्स में बेसिकली क्या होता है, जब आप कहीं पे नौकरी करते हो तो आपको एक्सपेंसेस अलाउंस मिलते हैं कि आपने किसी क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए गए तो उसके लिए कुछ एक्सपेंस हुआ, कुछ खाया पिया, या फिर आप कहीं जा रहे थे रास्ते में आपने खाया, आपने कैब पे ट्रेवल किया, तो जितने भी खर्चे होते हैं उसको एक्सपेंस शीट के अंदर दे सकते हो। उसके लिए आपको बिल संभाल के रखना होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, पुराना बिल ले रहे हैं, उसको कह रहे हैं भाई ये बिल है, इसके एक और कॉपी बना के दे जहाँ पे अमाउंट चेंज कर दियो, डेट चेंज कर दियो। बना रहा है वो और लोग यूज कर रहे हैं भाई। तो फन बन गया है ये वाली चीज, बट देखा जाए तो ये अनएथिकल है, ये चीज अच्छी नहीं है। अभी क्या हुआ, एक मैंने फोटो देखी जहां पर एक एम्प्लॉय ने अप्रैल फूल बनाया अपने बॉस का, उसने फोटो भेज दी, देखो एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गया ऑफिस के अंदर घुस गई है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑफिस की नॉर्मल फोटो खींचनी है और लिख देना है कि भाई ऐसा दिखा कि शीशा तोड़ के गाड़ी अंदर घुस गई है। भाई कुछ भी चलेगा, मजा आ रहा है। मतलब ना, जितना मैं देख रहा हूँ उतना समझ पा रहा हूँ कि ह्यूमन सिविलाइजेशन एआई को डायरेक्टली एक्सप्लॉइट करेगी और लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये जो इमेज जनरेशन उन्होंने चेंज लेके आया ना, लोगों ने दबा के यूज किया है। डेटा की बात करके चले, पिछले हफ्ते 700 मिलियन इमेजेस जनरेट करी है। कितनी? 700 मिलियन। कितनी होती है करोड़ों के अंदर? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। बाकी जो विकीमीडिया है उनका ऐसा कहना है कि भाई उनके वेबसाइट के ऊपर 50% ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं बॉट्स है, क्रॉलर्स है। अब बेसिकली हो क्या रहा है समझाने की कोशिश करता हूँ। आज के टाइम पे लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने की होड़ चल रही है, सबको लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाना है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए, डेटा को स्क्रैप करना पड़ेगा। तो डेटा को स्क्रैप कहाँ से किया जाएगा? वेबसाइट से। इस चक्कर में वेबसाइट में बहुत सारा एआई जनरेटेड ट्रैफिक आने लग गया है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू पता क्या है, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है और वो कन्वर्ट भी नहीं हो रहा और वो कुछ करने के लिए भी नहीं आया, सिर्फ डेटा कॉपी मारने के लिए आया है, जिसके चक्कर में आप दूसरे का प्रोडक्ट बनाने के लिए खुद की कॉस्ट बढ़ा रहे हो।
अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आता है तो सर्वर यूटिलाइजेशन बढ़ता है, जिसके चक्कर में आपको कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। ये प्रॉब्लम है और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसा देख रही है। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है और आप क्लाउडफ्लेयर यूज करते हो तो एक बार क्लाउडफ्लेयर लॉगिन करके एनालिटिक्स में देखना आपकी वेबसाइट पे एक्चुअल ट्रैफिक कितना है, गूगल एनालिटिक्स में देखना आपका एक्चुअल ट्रैफिक कितना है, आपको समझ में आएगा भाई क्या क्या सीन चल रहा है। नॉर्मल वेबसाइट्स पे भी बहुत खतरनाक एआई ट्रैफिक आ रहा है, हमारी वेबसाइट पे तो आ रहा है। बाकी कृत्रिम एआई की बात करके चले तो उनका वर्जन 2 इसी महीने लॉन्च हो सकता है। पहली इंडिया की यूनिकॉर्न बनी है कंपनी एआई स्पेस के अंदर, बहुत तेजी से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। स्टार्टिंग का जो इनका मॉडल निकल के आया था उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया था, क्योंकि सबका ये मानना था, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा था, बट ऐसा लोगों का मानना था कि वो चैट जीपीटी की एपीआई लेयर के ऊपर बना है। जब उससे पूछा जा रहा था स्टार्टिंग के अंदर कि भाई आप कौन क्या हो, तो लोग वहां पे रिस्पॉन्स आ रहा था कि भाई मैं चैट जीपीटी हूँ। इसलिए लोगों को कहना था कि चैट जीपीटी की एपीआई यूज कर रहे हैं। बट ये भी हो सकता है उन्होंने चैट जीपीटी का यूज किया हो अपना डेटा सेट बनाने के लिए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको डेटा सेट चाहिए होता है ना, तो हो सकता है वो डेटा सेट चैट जीपीटी से लिया हो। मैं गारंटी नहीं देता इस बात की। बाकी मेन चीज क्या है, क्रुटोम एआई अपनी खुद की चिप टेस्ट कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल एआई रिजल्ट लाने वाली चिप है ना, वो इनकी एक लेवल पे तैयार हो गई है बोधी के नाम से। 2028 तक इनका प्लान है उस चिप को और एडवांस कर देंगे ताकि उस चिप से ट्रेनिंग भी हो सके, जो कि बढ़िया चीज है। बाकी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बात करी थी कि हमने पिछले 20 साल लूज कर दिए हैं, क्योंकि 1998 के कंप्यूटर के अंदर आज का लार्ज लैंग्वेज मॉडल चल रहा है। सोचो अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल अगर 20-30 साल पहले आया था तो आज ह्यूमन सिविलाइजेशन कहाँ पे होती, वगैरह वगैरह। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए जिन लोगों का कहना था कि भाई हम रन तो कर लेते बट ट्रेन कहाँ से करते। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज, शायद आपको इस लेवल का डेटाबेस नहीं मिलता, बट आप छोटे ऑपरेशंस के अंदर अपना खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना के चला सकते थे। मुझे याद था एलिजा करके, एलिजा एआई करके या कुछ ऐसा करके एक ब्लैक स्क्रीन वाला आता था जिसमें हम चैट कर सकते थे और वो रिप्लाई करता था। मैंने अपने बचपन में उसको यूज किया, मुझे लगता था वो असली में रिस्पॉन्ड करता है, बट एक टाइम के बाद पता लगा वो स्पेसिफिक कमांड्स है और उसी का रिप्लाई करा जा रहा है। नॉर्मली क्या होगा, हमारे पास डेटा सेट ही तो छोटा होगा, उसकी नॉलेज बैंक थोड़ा सा कम होगा ना, बट वो लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो कर पाएगा शायद। और दूसरी बात, मैंने वो चीज जो बोली थी ना वो फन में बोली थी। मैं कुछ वीडियोस के अंदर ऐसे मजे में बोलूंगा, आप मान के चलो। तो लास्ट वीडियो में मैंने शैतान भी तो बनाया था कि भाई एक रोबोट हो जाएगा, इस पे स्किन लग जाएगी, उसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल चलेगा, उसका दिमाग आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो हो जाएगा। तो सिंपल सी बात, फन को फन की तरह कंसिडर किया करो, सार्काज्म थोड़ा समझना सीखो, ग्रो करो, ग्रॉक मत करो, ग्रो। ठीक है। बाकी डेवलपर्स की बात करके चले तो वो कर्सर एआई के सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर रहे हैं। रीजन क्या है कि भाई बाकी ऑल्टरनेटिव्स बेहतर होने लग गए हैं, जो इनका रिजल्ट है वो उतना अच्छा नहीं आ रहा, उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, प्लस इनका प्राइसिंग मॉडल थोड़ा अजीब हो गया है। मतलब आपको अनलिमिटेड इंटरेक्शंस नहीं मिल रही है। अगर आपको सॉलिड 3.7 मैक्स प्लान यूज करना है तो पहले आपको $20 भी देने हैं, उसके बाद पर प्रॉम्प्ट चार्जेस भी देने हैं। अगर हम जेमिनी के 2.5 की बात करके चले तो वो 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो फ्री देता है, बट कर्सर इसी के लिए $0.04 चार्ज करता है। इसलिए मेजरली इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कई लोगों का कहना है कि अभी भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, इससे बेहतर कोई नहीं है। बाकी जो डेवलपर कम्युनिटी वाले हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आपके हिसाब से क्या कर्सर के ऑल्टरनेटिव्स बेहतर है या फिर नहीं है। हम अपने इन हाउस तो यूज कर रहे हैं कर्सर को, हम और भी चीजें यूज कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो हमारा काम हो रहा है। विंडसर को भी ट्राई करके देखेंगे, बाकियों को भी ट्राई करके देखेंगे। बाकी तो दिस इज वेरी नेसेंट यार, अभी तो एजेंट आने वाले हैं, 2-3 महीने रुक जाओ, एजेंट आएंगे फिर आएगा मजा। बाकी एक रिसर्च कंडक्ट करी गई, जो कंपनीज बड़ी है ना, जिनका $500 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू है, उन्होंने तो एआई अडॉप्ट कर ही ली है। तो सिंपल सी बात, जो बड़ी कंपनीज है वो एआई को अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है एआई एक फैड नहीं है, एक्चुअली एआई लाइफ चेंज कर सकता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अपनी लाइफ के अंदर एआई कहां पर अप्लाई किया है? क्या आप डेली यूज करते हो और क्या करते हो? कमेंट सेक्शन में बताना ईमानदारी से। वीडियो आगे से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया है और बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखते चले जाते हैं। सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जैसे वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप देख लो। हफ्ते में 3 वीडियोस का प्लान कर रहे हैं, तो सपोर्ट करोगे तभी मजा आएगा सबको। बाकी मेटा वालों की बात करके चले तो उन्होंने मौका निकाला है, मुक्का नहीं, मौका। वो क्या है? एक टेक्स्ट टू करेक्टर जनरेशन एआई है,
जहां पे आपको रियल कैरेक्टर्स जनरेट करके देगा। 30 बिलियन पैरामीटर्स पे डिफ्यूजन ट्रांसफॉर्मर मॉडल से इसको जनरेट किया गया है। कहा जा रहा है एचडी वीडियो बना सकता है 5 सेकंड की 24 एफपीएस के अंदर, और जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन्हीं से कंपेरेबल है। मुझे पर्सनली अभी के टाइम पे वीडियो वाला कोई बहुत ही तोड़ नहीं लगता है। हाँ, एक बार को रनवे ने नया मॉडल निकाला है, मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है, शायद वो कुछ हो सकता है। बाकी मुझे लगता है कि इमेज तो डन हो चुकी है, वीडियो में अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है। बाकी रनवे वालों को काम तो मिला हुआ है, बाकी सब तो वीडियो जनरेट कर रहे हैं। रनवे वाले लॉयंस गेट फिल्म के साथ में उनकी लाइब्रेरी के ऊपर मॉडल ट्रेन कर रहे हैं, ताकि प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर एआई का यूज किया जा सके, एआई जनरेटेड मूवीज बना सके। इमेज मतलब मुझे लगता है भाई 70-80% पहुंच गए हम। बाकी जो इनका मॉडल है ना, वो इनका कहना है लिप सिंक के अंदर बहुत प्यारा है। पर्सनली मैंने बहुत सारी अपनी क्लोन वीडियोस बनाई है, जहां पर जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, और यूट्यूब में भी हमको ऑप्शन दिखाई देते हैं। इस चैनल के ऊपर अभी अवेलेबल नहीं आया है, जब अवेलेबल हो जाएगा हमारे पास मल्टी लैंग, इस पर मल्टी लैंग कर देंगे। एक कोई बंदा है वो बार बार हमको कमेंट करता है कि भाई इस चैनल के ऊपर मल्टी लैंग कर दो, अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है इसलिए हमने नहीं किया है। तो यूट्यूब के मल्टी लैंग से क्या होगा कि आपको वीडियो दिखाई देगी और पीछे इंग्लिश या अलग अलग लैंग्वेज में डबिंग हो जाएगी। बट एक्चुअली जो हम वीडियो फाइल बनाते हैं, हम हेजन का भी यूज करते हैं, तो हेजन में ना लिप सिंक भी हो जाता है। तो अगर मैं जो भी बोल रहा हूँ अभी, जैसे लिप्स हिल रहे हैं ऐसे हिप्स हिलेंगे अलग अलग लैंग्वेज के अंदर। हेजन मैं कहूंगा 80% तक गुड है, पर कहीं ना कहीं वो मार खाता है। 您是否在做生意但找不到合适的酒店？您在预定时会遇到很 इनका कहना है जो इनका मुक्का मॉडल निकाला है इन्होंने, वो बहुत अच्छा है लिप सिंक के अंदर, वो पहले से बहुत बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अगेन अच्छी चीज है। अगर इन कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके चले, हेलो 3, सैट टॉकर सबसे, तो आप देखो भाई कहाँ है ये। लिप सिंक के अंदर तो इनका मॉडल सबसे आगे है, फेशियल एक्सप्रेशन में भी बहुत ज्यादा आगे है, एक्शन नेचुरलनेस में भी बहुत ज्यादा आगे है, टेक्स्ट अलाइनमेंट में भी बहुत ज्यादा आगे है, विजुअल क्वालिटी में भी आगे है, बट कंपेरेबल है। अगर आप चार्ट को देखोगे ना, किसी में कोई आगे है, किसी में कोई आगे है। जैसे विजुअल क्वालिटी के अंदर सैट टॉकर आगे है, बाकी सब में हेलो 3 लीड कर रहा है, बट मूका वाले हर चीज में एक्चुअली सबसे ज्यादा लीड कर रहे हैं, जो कि एक बड़ी चीज है, एक बड़ा लीप हुआ है। बाकी अमेजोन के एआई एजेंट की बात करके चले, तो अब वो अमेजोन की वेबसाइट के अलावा भी और साइट से भी आपके लिए खरीद के दे देगा, सब कुछ करके देगा, एड्रेस वेड्रेस सारी डिटेल्स भरेगा, और विद इन अमेजोन ऐप खुलेगा। मतलब आप ड्रॉप ना हो अमेजोन से। हो सकता है यहाँ पे एफिलिएट कमीशंस भी हो सकता है यहाँ पर अलग अलग पार्टनर्स उनका टाइप भी हो। अमेजोन वालों का कहना है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है यहाँ पे, तो आपका कोई सेंसिटिव डेटा लीक नहीं होने वाला। बाकी अमेजोन वालों ने किंडल के अंदर भी बढ़िया चीज करी है, रीकैप का ऑप्शन निकाला है। जैसे कोई सीरीज वाली बुक्स होती है ना, आपने कोई ऐसी बुक पढ़ी जिसके 4 पार्ट्स है, तो आपने पहला पार्ट पढ़ा, अब दूसरा पार्ट पढ़ने लगे हो और बहुत टाइम के बाद में पढ़ रहे हो, तो आप पहले पार्ट का रिकैप देख सकते हो कि भाई क्या हुआ था पहले पार्ट के अंदर, ताकि आगे जा सको। जिस तरीके से वेब सीरीज में होता है ना कि अगले सीजन से पहले एक छोटा सा रिकैप दिखाया जाता है कि पहले सीजन में क्या हुआ था, वैसे ही बुक का। और कैसे हो पा रहा है? एआई जिंदाबाद। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, एआई को किस तरीके से बिजनेस में अप्लाई किया जा सकता है, अपनी लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है, ये सोचो, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बाकी चाइना वालों की बात करके चले, तो वो तो पायलटलेस फ्लाइंग टैक्सी को कमर्शियल यूज के लिए अप्रूव कर बैठे हैं। मतलब टिकट लो, बिना ड्राइवर के हेलीकॉप्टर में बैठो, वो आपको घुमा के लेके आएगा। टॉप स्पीड है उसकी 130 किलोमीटर की, ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर ऊंचाई पे आपको ले जाएगा, 35 किलोमीटर दूर तक आपको लेके जा सकता है, और मात्र 2 घंटे में रिचार्ज भी हो जाएगा। तो बढ़िया चीज है, पर मुझे पर्सनली भाई डर लगता है, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं तो वही बिना किसी के बैठे हुए एक हेलीकॉप्टर में उड़ के एक जगह से दूसरी जगह 100 की स्पीड में, भाई अभी तो दिल है के मानता नहीं। ऑल्दो मैं अर्ली अडॉप्टर हूँ, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मुझे लेने का बहुत शौक है इसको, बट मैं इसको टेस्ट नहीं करना चाहता, इसमें मैं अर्ली अडॉप्टर नहीं बनना चाहता। बाकी ग्लोबल वार्मिंग की बात करके चले, तो 4 डिग्री बढ़ने से 40% लोग गरीब हो सकते हैं। एक नई स्टडी करी गई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसके हिसाब से ये पता लगा है, वहां पे ये भी बताया है कि भाई 2 डिग्री राइज आएगा ना, तो जीडीपी पर पर्सन 16% तक घट सकती है। पहले एस्टिमेट से 1.4%, मतलब गर्मी का असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। और ये ना आप देखोगे ज्यादातर ना डेवलप्ड नेशन ही ऐसे रिपोर्ट निकालते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात भाई, सब सारा जिम्मा तो हमारे पे आ गया ना। इंडिया या फिर हमारे बॉर्डरिंग नेशन जो है वही पॉल्यूशन कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। बट अंग्रेजों ने तो कभी किया ही नहीं है, बाहर के लोग तो कभी कुछ करते ही नहीं है, सारी ग्लोबल वार्मिंग तो हम ही कर रहे हैं।
अब ये ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में एक बहुत बुरी चीज होती है, डेवलपिंग नेशंस उस तेजी से डेवलप नहीं कर पाएगी। थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बट समझने वाली बात है। बाकी एक नया मेटा मटेरियल बनाया गया है जो कि 160 गुना ज्यादा एनर्जी को प्रिजर्व कर सकता है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो, आपका घर बनाते हो, आपके घर को बनाने के लिए सरिया यूज करते हो, अब वो सरिया 160 गुना ज्यादा लोड ले पाएगा, आप ये मान के चलो। मतलब जो प्रीवियस मटेरियल था उससे इतना टाइम ज्यादा लोड। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी रोबोटिक्स वाली एरा आ रही है, जहाँ पे रोबोट्स के हाथ बनाए जाएंगे, चीजें बनाई जाएगी, उसके अंदर हम और भी ज्यादा खेल खेल सकते हैं, क्योंकि हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। प्लस इसको उन चीजों के अंदर भी यूज किया जा सकता है जहाँ पे हमको एनर्जी प्रिजर्वेशन चाहिए, कि एनर्जी रोक के रखनी है। इसकी खासियत ये कही जा रही है, इसका स्ट्रेस जो है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत सारी जगहों के ऊपर। थोड़ा समझा रहा था इसको। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, लोड। अपनी उंगली को पकड़ो और ऐसे पीछे लेके जाओ, लेके जाओगे, कहीं पे तो दर्द हो रही होगी, किसी की यहाँ हो रही होगी, किसी की यहाँ हो रही होगी, किसी की यहाँ हो रही होगी। नहीं हो रही तो फिर आप जुमानजी हो, आप रामदेव के रिश्तेदार हो। बाकी अगर किसी की नहीं जाती पीछे तक, कोई तो छू लेते कई लोग, पर अगर आप नहीं छू पा रहे तो कहीं ना कहीं तो दर्द हो रही होगी ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी मसल के ऊपर एक लेवल का स्ट्रेस पड़ रहा है, तो वो स्ट्रेस आप महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर भी एक स्ट्रेस पड़ता है। अब जब स्ट्रेस पड़ता है तो चीज मुड़ जाती है या टूट जाती है। अगर मैं एक लोहे की रॉड को पकड़ता हूं और उसको ऐसे मोड़ता हूं और वो मुड़ जाती है, तो मुड़ गई ना, क्योंकि मेरी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी वजह से वो मुड़ गई। इतनी ताकत नहीं, मैं समझाने की बात कर रहा हूं, बट समझने की कोशिश करो कि ये जो चीज हुई है ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब मैं ये ताकत लगा रहा हूं तो एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर ताकत लग रही है। जब मैं इसको मोड़ रहा हूं तो मान के चलो इस जगह के ऊपर ताकत लग रही है, बट इसमें क्या होगा, इसको जब मैं मोड़ूंगा तो पूरे मटेरियल के ऊपर ताकत लग रही है, वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बड़े एरिया के अंदर। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा और आसानी देता हूं। आपका ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर एक उंगली से दबाओ, दर्द होगी। अब पूरे हाथ से दबाओ, तो आप हाथ से ज्यादा ताकत भी लगाओगे तो भी दर्द नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट फोर्स लगती है तो ज्यादा इंपैक्ट करती है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर स्ट्रेस कर रहा हूं लोहे के अंदर और एक पॉइंट के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है, जिसकी वजह से उसका फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ गए, बट अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इवनली तो टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। शायद समझ में आ गया होगा। बाकी साइंटिस्ट को डार्क एनर्जी के बारे में एक और चीज पता लगी है कि भाई वो इवॉल्व कर रही है। अभी तक कहा जाता था डार्क एनर्जी है ना वो कांस्टेंट है, अब वो कह रहे इवॉल्व कर रही है। मतलब मैं यहाँ पे, पता है मुझे बहुत सारे लोग हेट कर सकते हैं, पर मुझे लगता है ना ये कंसेप्ट थोड़ा सा ना वो वाला है, मजे वाला। ठीक है, जो बोल दो, कोई पकड़ थोड़ा ना सकता है इस बात को। जिनको नहीं पता थोड़ा समझा दो। अ, एक होते हैं रेगुलर मैटर। रेगुलर मैटर मतलब आप ये देख रहे हो, हाथ देख रहे हो, मेरे को देख रहे हो, एटम्स, जो भी चीज बनी है जो आपको विजुअली दिखाई दे रही है, वो नॉर्मल मैटर मान लो। और एक होते हैं डार्क मैटर। डार्क मैटर क्या होते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देते, और वो यूनिवर्स को पता ही नहीं है, आज तक हमको पता ही नहीं, वो एग्जिस्ट भी करते हैं। हमारे पास कोई उसका प्रूफ ही नहीं है कि डार्क मैटर है। हम बस थ्योरेटिकली बोल रहे हैं हाँ भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये इसलिए हो सकता है, इसलिए हो सकता है। बट माना जा रहा है कि भाई यूनिवर्स के अंदर 85% जो मैटर है ना वो डार्क मैटर है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको भी समझा देता हूं मैं। मान लो एक गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी के अंदर जितने भी मैटर्स है जो हमको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो गए, चाहे वो स्टार्स हो गए, कुछ भी हो गया, उनका मास जो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है जिस तरीके से वो गैलेक्सी बनी हुई है। जस्टिफाई नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी अर्थ की जो अभी कैलकुलेशन फॉर्मूले है उसके अंदर वो चीज बैठ नहीं रही है। तो हमने बोला कि भाई ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये गैलेक्सी फॉर्म हो पाए हमारे करंट सिद्धांत की वजह से। थोड़ा सा इसको भी समझा देता हूं। ग्रेविटेशनल पुल होता है। अगर हम कहते हैं कि भाई सन है, सन के ऊपर अर्थ चिपकी हुई है, कि वो एक ऑर्बिट के अंदर घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। वो क्यों घूम रही है, क्योंकि हमारे ग्रेविटेशनल पुल्स आपस में इस तरीके से एडजस्टेड है कि हम जो घूम रहे हैं उससे जो लॉस आ रहा है वर्सेस ये आ रहा है वो एडजस्ट कर पा रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। तो अगर इसी लॉजिक को मान के चले तो इस लॉजिक के हिसाब से वो यूनिवर्स नहीं बन सकता। वहां पर और भी मैटर होना चाहिए, मतलब वहां पर और भी मटेरियल होना चाहिए जिसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल होगा, जिसकी वजह से वो मटेरियल टिका हुआ है। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करो। एक पानी है, उस पानी के अंदर आपने थोड़ी सी मिट्टी, थोड़े से पत्थर डाल के उसको घुमा दिया। अब वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब अगर आप उसको छोड़ दोगे तो एक टाइम के बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं भाई ये सेटल डाउन नहीं होना चाहिए। क्यों,
वो पानी मान लो थोड़ा विस्कस हो गया है, मैंगो शेक बन गया है गाढ़े वाला, अब उसके अंदर वो चीज घूम रही है तो क्या होगा, वो चीज रिलेटिवली फंस जाएगी, मतलब वो घूमेगी आराम से, क्योंकि उसमें मास आ गया है, चीज आ गई है जो उसको होल्ड कर पा रही है। तो ऐसा ही माना जा रहा है कि भाई हमारे आसपास हर जगह पे डार्क मैटर है, डार्क मैटर ही है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, लाइट भी उससे पार हो जाती है, हर चीज उससे पार हो जाती है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा क्योंकि मैं बहुत बड़े साइंटिफिक रिसर्चर रिसर्चर के थोड़ा सा उनका टांग खींच रहा हूँ, बट मुझे ना ये वाली बातें थोड़ी समझ में नहीं आती जो प्रूव नहीं है, जो सिर्फ ऑन पेपर थ्योरी है, प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर सकता कोई, थ्योरेटिकली सब कुछ प्रूफ कर सकते हैं इस बात को। तो वो जो डार्क मैटर है वो यूनिवर्स में पड़ा है, अब उसके अंदर जो फोर्स क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से वो पूरा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है उसको कहते हैं हम डार्क एनर्जी, बस यही कंसेप्ट है। अब यहाँ पे भी एक और थ्योरी है, वो ये क्या कहता है कि भाई जैसे मैं यहाँ हूं ना, मैं यहाँ पे इसलिए हूं क्योंकि शायद डार्क मैटर आसपास है वरना मैं उड़ जाता, ठीक है, पर वो डार्क मैटर पता क्या है, मैं ही यहाँ पे हूँ, 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 मेरे बहुत सारे ऑल्टरनेट वर्जन्स हैं आसपास में जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हो पा रहा हूँ वरना उड़ जाता। अब वो ऑल्टरनेटिव वर्जन्स कहाँ पे है, अलग अलग मल्टीवर्स में, अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर। अब अलग अलग यूनिवर्सेस के अंदर मेरा वर्जन है जिसका खुद का एक फोर्स है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, बट एक्चुअल जो हमको दिखाई दे रहा है यूनिवर्स, उसके अंदर ही बहुत सारे मल्टीवर्स है जो एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर के ऊपर बैठे अलग अलग डायमेंशन के ऊपर। तो ये थ्योरी है जो पूरी पूरी डार्क मैटर की थ्योरी कहती है। तो अभी तक कह रहे थे कि भाई हमारे यूनिवर्स के अंदर जितना डार्क मैटर है, जितनी डार्क एनर्जी है ना, वो कांस्टेंट है। अब यूनिवर्स तो एक्सपैंड कर रहा है, थ्योरी ये कहती है कि यूनिवर्स ना बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो अब कह रहे हैं कि भाई उन डार्क मैटर भी बढ़े जा रहा है। कहां से आ रहा है, क्या हमारे पहले 7 ऑल्टरनेट रियलिटीज थी अब 8 हो जाती है, फिर थोड़ा टाइम के बाद 9 हो जाती है? तो मुझे ऐसा लगता है ना, ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको सुन के अच्छा तो लगता है, हाँ भाई दिस इज गुड, बट एक्चुअली मैं मतलब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मैं जब इंजीनियरिंग करा करता था ना, तो मुझे आप बता दो 80 नंबर का आंसर लाना है, आंसर चाहिए 80, मैं ले आता था 80 नंबर का आंसर। कैसे लाना है वो अपने को पता था, उसमें कैसे कांस्टेंट डालना है, कैसे क्या डालना है। सिमिलरली आपकी अर्थ के ऊपर जो बनाई हुई कैलकुलेशंस थी वो जब यूनिवर्स पे काम नहीं कर रही, तो आपने एक कांस्टेंट डाल दिया भाई डार्क मैटर, जिसकी वजह से आपकी कैलकुलेशंस काम करने लग गई। तो कहीं न कहीं मुझे ना मेरा साहिल करना याद आता है इंजीनियरिंग वाला कि भाई फेरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। बाकी डार्क मैटर के ऊपर इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है, पहले शायद अर्ली 90s के अंदर ये डिस्कवर किया गया था, जहाँ पर ऐसा थ्योरी बनाई गई थी कि भाई डार्क मैटर होता है। उसके बाद में शायद 80s 90s के अंदर इसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल करी गई। अब थोड़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रही है क्योंकि भाई टेलीस्कोप वगैरह-वगैरह बहुत सारी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ गई है जिसके हिसाब से हम बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अभी देसी बनाया गया है जो डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, उसके हिसाब से डार्क एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। उसने क्या किया है, 3D मैप बनाया यूनिवर्स का पिछले 11 बिलियन ईयर्स का, पिछले 11 बिलियन ईयर्स के अंदर किस तरीके से यूनिवर्स एक्सपैंड किया वगैरह-वगैरह, उसके हिसाब से उसने लॉजिक निकाला है कि भाई ऐसा हो सकता है। हो सकता है, मान लेते हैं भाई। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई सॉरी बुरा मत मानना। कई बार मैं कुछ-कुछ टॉपिक समझाने के लिए थोड़ा फन-वन करूँगा। मैं कुछ एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर, तो बुरा मत मानना, बट मेरे ओपिनियंस थोड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। बाकी किसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब ए खैर, खुदा हाफिज़। गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।